जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। काफ़ी सारे अपने व्यूवर्स के हमारे पास में कमेंट आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों, आपने अगर मानो कि जयपुर से दिल्ली जाना है और आपके पास कार है अपनी, अगर आप खुद ड्राइव करके लेके जाएंगे कार को, तो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कौन सी रोड से जाना है, टोल टैक्स भी देना है, पेट्रोल भी भरवाना है, उसका डीजल भी भरवाना है, और आपको पूरी रास्ते जाकर भी जाना है अगर आप रात को सफ़र कर रहे हो। अगर वहीं पे आप एक ड्राइवर को हायर करके लेके जाओगे तो ड्राइवर अपने आप सारे डिसीजन लेगा, आपको सिर्फ पीछे बैठना है और या आपको सोना है। तो इसी तरह ही म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट काम करता है। जैसे कि अगर जो कार है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी मनी है, और जो ड्राइवर है वो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो अपने आप उसको पैसा दे दीजिए म्यूचुअल फंड को, वो अपने आप इन्वेस्ट करेगा। कैसे करेगा कि जितनी आप कमाई कर सकते हैं उससे अच्छे तरीके से आपको कमाई करके वो देगा। तो म्यूचुअल फंड के क्या कंसेप्ट होते हैं, ये कैसे काम करता है, कितने तरह के टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, क्या बेनिफिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, और क्या कुछ नुकसान भी होते हैं क्या म्यूचुअल फंड के, और रेगुलेटर्स क्या क्या होते हैं, कौन इन्हें रेगुलेट करता है, कौन इनके ऊपर कंट्रोल रखता है म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों, जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, नॉर्मली जो देखा जाता है कि कितने तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय जो इन्वेस्टमेंट का टाइप है वो है सेविंग बैंक। मोस्टली टिपिकल और जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो अपना पैसा सेविंग बैंक में ही रखते हैं। और देखा होगा आपने कि सेविंग बैंक के अंदर बैंक है जो पहले 4% देता था, अब 3.5 किया, कई बैंक अब 3% ब्याज दे रहे हैं। तो वो बैंक का जो ब्याज है वो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर रहा है, जो महंगाई दर है उसको भी पूरा नहीं कर रहा है, तो आपका पैसा माइनस हो जाता है एक्चुअल में। इसके बाद में एफडीआर में काफ़ी लोग लगाते हैं, 5-6% एफडी पे ब्याज मिलता है, साथ मिल जाता है, उसके ऊपर भी टैक्स के प्रोविजंस होते हैं। फिर उसके बाद में कुछ लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड बहुत ही फ्लैक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट है, इसका भी उतार चढ़ाव चलता रहता है और ये काफ़ी महंगा भी होता है गोल्ड। इसके बाद में कुछ लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, इनके अंदर पैसा लगाते हैं, और ये भी काफ़ी हद तक एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। और कुछ लोग प्रॉपर्टी में भी, जैसे मान लो स्टार्टिंग में शुरू में 2010 में बूम आया था तो काफ़ी लोगों ने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया, लेकिन अभी प्रॉपर्टी का काम भी थोड़ा मंदा चल रहा है। और जो इस वीडियो का जो हमारा मेन मुद्दा है वो म्यूचुअल फंड। कुछ लोग म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैसे कमाई करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है दोस्तों, अगर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए पड़ा है और सपोज करो बैंक आपको 3.5% के हिसाब से ब्याज देता है, तो 3500 रुपये आपको पूरे साल का ब्याज मिलेगा। 1,03,500 हो गया आपका। और सपोज करो आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस में फॉल करते हैं और आप 20% टैक्स के लिमिट में आते हैं, तो 728 रुपये आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई दर की, उस टाइम का 5 लाख रुपए, एक साल बाद आपका 5 लाख रुपए जो है वो 5,000 रुपये का जो है इन्फ्लेशन हो जाएगा, उसमें महंगाई बढ़ जाएगी उसकी। तो साल के लास्ट में आपके पास 1 लाख रुपए जो था वो 97,772 रुपये रह जाएगा। तो सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखना कोई वाइज नहीं होता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये म्यूचुअल फंड की, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, बहुत सारे ये जो होते हैं ना ये म्यूचुअल फंड होते हैं। इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं। ये एक्चुअल में करती क्या है, ये एक पूल होता है। ये म्यूचुअल का मतलब मिला जुला सभी को मिला करके, और फंड होता है पैसा। तो बहुत सारे लोग इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एक सर्टेन निश्चित धनराशि, और जो इसको मैनेज करती है एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो इस सारे पैसे को इकट्ठा करती है और उसको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देती है अपने अकॉर्डिंगली। और जो उसके बाद में जो मार्केट से जो इनकम निकलती है उसको अपने थोड़ा सा खर्चा होता है जो कि इनका मैनेज करने का खर्चा होता है, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। उसको अपना डिडक्ट करने के बाद में जो पैसा बचता है वो सारा का सारा इन म्यूचुअल फंड होल्डर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इस फंड को जो है आपका एएमसी, इसको मैनेज करने के लिए कुछ पर्सन्स मैनेज किए जाते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं, जिन्हें कि हम फंड मैनेजर भी कहते हैं। मतलब फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कि हमने ये पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और उसके बाद में ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये एग्जाम्पल आपने देख लिया कि जैसे ये उसके अकॉर्डिंग ये इनके अलग अलग म्यूचुअल फंड के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स होते हैं कि हमने इस उद्देश्य के लिए ये म्यूचुअल फंड कर स्टार्ट किया है और ऐसे ऐसे करके हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों 4-5 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड होता है। डेट का मतलब होता है कि उधार, ऐसे कोई बॉन्ड्स गवर्नमेंट के, कोई डिबेंचर्स, कोई ट्रस्ट
ट्रेजरी बिल, इस तरह की कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के अंदर जब ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, ये बहुत कम रिस्की होते हैं और इनके अंदर एक फिक्स परसेंट का ही इनको एक इंटरेस्ट टाइप से मिलता है। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क बहुत कम होता है दोस्तों। और अगला म्यूचुअल फंड का टाइप है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे कि नाम से ही ध्यान है, शेयर मार्केट का म्यूचुअल फंड होता है ये। इसके अंदर दोस्तों की जो पैसा इकट्ठा किया जाता है एएमसी द्वारा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा, वो इक्विटी के अंदर लगाया जाता है कि किस शेयर के अंदर कितना पैसा लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी रिटर्न्स निकलते हैं हाई, इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क हाई होता है दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब ऊपर चला जाए कब नीचे चला जाए। तो लेकिन हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, एक ये प्रिंसिपल काम करता है फाइनेंस में। लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तीसरे तरह का हाइब्रिड या बैलेंस म्यूचुअल फंड बोलते हैं इसको, कि मतलब वो आधा पैसा डेट में लगा देते हैं या कुछ परसेंटेज डेट में और कुछ परसेंटेज इक्विटी में लगा देते हैं। तो मतलब उनको रिस्क भी रहेगा और एक सर्टेन अमाउंट फिक्स इनकम भी उनको आती रहेगी। इसके बाद में एक होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड चाइल्ड मैरिज हो गया, जैसे कि स्टडी के लिए हो गया कि आपको 10 सालों बाद अपने बच्चे की शादी करनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप उसके लिए अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड कहते हैं। इसके बाद में कुछ थोड़े बहुत और भी म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि आप इंडेक्स फंड बोल सकते हैं आप उसको। इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी सेंसेक्स होता है, उसके अंदर ही न कि एक पर्टिकुलर शेयर में लगाते हैं, ये उस इंडेक्स के ऊपर ही पैसा लगा देते हैं कि हमारा निफ्टी के ऊपर पैसा लग गया है सारा, तो ये इंडेक्स फंड होता है। इसके बाद में ये दो तरह से मतलब म्यूचुअल फंड बेसिकली होते हैं कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि आप कभी भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो। और क्लोज एंडेड जो होता है म्यूचुअल फंड सॉरी, उसके अंदर आपको एक सर्टेन पीरियड होता है, फिक्स पीरियड होता है कि जैसे 1 साल 3 साल 6 महीने, तो उससे पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो, तब तक आपको रेगुलर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हो आप दो तरह से पैसा लगा सकते हो। एक तो लंप सम होता है, इकट्ठा पैसा आपके पास पड़ा है 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो आपने म्यूचुअल फंड को दे दिया और म्यूचुअल फंड आपको क्या करती है, एक म्यूचुअल फंड की जैसे शेयर्स होते हैं, उनकी शेयर प्राइस होता है, उन कितने रुपए का शेयर है, वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर इनकी यूनिट्स होती है, यूनिट्स और उसकी जो शेयर रेट होता है शेयरों में, इसका NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू। अब सपोज करो आपने 10,000 रुपये लगाए हैं और एक यूनिट का जो रेट है वो 1,000 रुपये है, तो आपको 10 यूनिट मिल जाएगी। ऐसे करके आपकी यूनिट का वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। दूसरा इसका जो मेथड होता है वो SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आपने देखा होगा कि हर महीने 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने रुपए की आपने सिप स्टार्ट की है उतने रुपए आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट होते रहेंगे। तो इसके बाद में प्रीकॉशंस क्या रखने हैं दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एंट्री लोड और एग्जिट लोड देखना है। एग्जिट लोड का मतलब होता है अगर आप बीच में छोड़ के जाना चाहते हो तो एग्जिट लोड मतलब कितना परसेंटेज आपको चार्ज लगेगा और उसके बाद आपका पैसा काट के दिया जाएगा। और एंट्री लोड होता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देकर के आपको उसके म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन 2009 के बाद में सेबी ने ये एंट्री लोड है ये हटा दिया है। इसके बाद में कोई भी जो म्यूचुअल फंड आता है मार्केट में, जैसे IPO आता है, वैसे जैसे कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर इशू करती है तो वो IPO लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड भी जो NFO लेकर आता है, न्यू ऑफर फंड। तो इसके लिए कुछ ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि हम इसके लिए काम करेंगे, ये हमारा पर्पज़ है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो वो उसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद में लॉक इन पीरियड भी देखना बहुत जरूरी है कि कितने साल का लॉक इन पीरियड है, कि आप कितने साल तक आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, आपको रहना ही पड़ेगा। और एक्सपर्टीज ऑफ जो एसेट मैनेजर है जो आपका पैसा संभाल रहा है वो क्या एक्सपर्ट है भी कि नहीं है, पूरा आपके पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, ये भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कि आपका सारा पैसा है, अच्छे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो अच्छे एक्सपर्ट को, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, अच्छी डिग्री धारक होते हैं, वो सब उसको अच्छे से मैनेज करते हैं। इसके बाद में अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, अगर सपोज करो आपके पास लिमिटेड सा पैसा है, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है, और आप सोचते हो कि मैं शेयर भी खरीद लूँ, मैं गोल्ड में भी रख लूँ, मैं अपना पैसा 3-4 जगह लगाऊँ, तो आपके पास वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम पड़ जाती है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है वो डाइवर्सिफिकेशन के बेस पे काम करता है, कि मतलब डाइवर्ट कर देता है अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पे, क्योंकि एक
इन्वेस्टमेंट अगर फेल भी होती है, नुकसान भी होता है, तो दूसरी आपकी जो प्रॉफिट करके उसको कंपनसेट कर देते हैं। इसके बाद में हायर रिटर्न होती है, ये बात तो बहुत ही डिटरमाइन है, फिक्स है कि आपको सेविंग से, एफडीआर से और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाली है, क्योंकि ये जो है सिस्टमेटिक रूप से 3-4 जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाली है। इसके बाद में इजी लिक्विडिटी। इजी लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपको 3 महीने, 6 महीने, साल, कितने भी आप उसकी जो पीरियड है वो कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का। जैसे ही आपका पीरियड खत्म होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी होती है कि दोस्तों साफ सुथरा काम होता है, आपको कंपनी एक रिकॉर्ड देगी, इतना रुपया यहाँ लगा था ऐसे ऐसे करके और इसका इतना खर्चा हो गया और इतने रुपये आपको वापस दे दिए। इसके बाद में चॉइस ऑफ स्कीम्स है आपके पास, जैसे मैंने बताया था इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में और कई तरह के जो स्कीम्स होती है उनमें आप कर सकते हैं। इसके बाद में टैक्स सेविंग का बहुत बड़ा बेनिफिट, धारा इनकम टैक्स की जो धारा 80C है उसके अंदर आप अगर 1.5 लाख रुपए तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम की छूट मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए। अगर आप 30% में स्लैब करते हैं तो 45,000 रुपए तक आपका टैक्स बच जाएगा। इसके बाद में रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है कोई भी शेयर खरीदते हो, कुछ भी लेते हो तो आपको एक ना टैक्स और एक ट्रांजैक्शन देना पड़ता है, तो वो एक फिक्स लमसम होता है। अगर आप 100 म्यूचुअल फंड के मेंबर हैं, 100 जने अलग अलग आपका शेयर खरीदेंगे तो आपको 100 जनों को वो ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। वहीं पे म्यूचुअल फंड सभी का मिलाकर एक लेता है तो उनको म्यूचुअल फंड को सिर्फ एक ही बार ट्रांजैक्शन देना, जो कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी। और इसके बाद में नो डीमेट अकाउंट नीडेड है, कि इसमें डीमेट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। किसी शेयर वगैरह खरीदने के लिए आपको डीमेट नहीं खरीदना है, वो जो म्यूचुअल फंड हाउस है, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो अपने आप ही जो डीमेट अकाउंट खुलवाएगी, सारी फॉर्मेलिटीज़ वो खुद ही करेगी। और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 रुपीज़। आजकल क्या है, 500 रुपये से भी आप अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। सपोज करो आपने 1 साल का म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया 500 रुपये के हिसाब से, तो आपका 6,000 रुपये इकट्ठा हो गया है, और ये 6,000 रुपये आपको जो साल के लास्ट में आप अपना निकाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और एक दो यहाँ पे डिसएडवांटेज भी होते हैं दोस्तों, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये बहुत हर इसके प्लस पॉइंट है कि इसमें रिस्क हाई रहता है। मान लो आपने इक्विटी ओरिएंटेड फंड ले लिया है, जिसके अंदर की उन्होंने सारा मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर में पैसा लगा दिया है, तो मार्केट कभी भी क्रैश हो जाए और हो जाए तो आपका वो पैसा सारा का सारा नेगेटिव में चला जा सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो इसके बाद में ओवर फंड मैनेज बाय अदर्स, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारा पैसा कोई और मैनेज कर रहा है तो हम उसको कुछ भी नहीं बोल सकते, वो अपने हिसाब से सारी इन्वेस्टमेंट करेगा, डिसीजन लेगा। इसके बाद में नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। कई तरह के खर्चे ऐसे होते हैं कि वो खर्चे एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है, लेकिन उसका जो वहन करना पड़ेगा, बोन करने पड़ेंगे, वो हमें करने पड़ेंगे। इसके बाद में ग्रीड ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेज है। कई बार क्या म्यूचुअल फंड हाउसेज ऐसे होते हैं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, ये नहीं देखते कि हमने कैसा पैसा लगाना है, कैसा नहीं लगाना है। वो तो अपना सिर्फ एक जो एक्सपेंस रेशियो, अपना खर्चा निकालने के लिए, मतलब जितने ज़्यादा इन्वेस्ट होगी उतने ज़्यादा उनका जो परसेंटेज का खर्चा बनेगा, उसके लिए भी कई बार ये करवा देते हैं। इसके बाद में अगर मार्केट क्रैश हो जाती है, सपोज करो आपकी इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और मार्केट नीचे जा रही है, क्रैश हो रही है, तो आप अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड से, तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जो एएमसी है, वो भी क्या करेगी, वो भी तो अपना पैसा फिर मार्केट से निकालेगी, और शेयर के रेट नीचे जा रहे हैं तो वो उस रेट पर उसको बेच के आपको पैसा देना पड़ेगा, तो ये भी एक नुकसान है। इसके बाद में कुछ रेगुलेटर्स होते हैं दोस्तों, जो इसको रेगुलेट करते हैं म्यूचुअल फंड को। ये कोई ऐसी कोई लाला की दुकान नहीं है कि आप अपनी मर्जी चलेगी यहाँ पे, तो इसके अंदर सेबी होता है, एक आरबीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काफ़ी सारी गाइडलाइंस जारी करती है, सीएलबी होता है, कंपनी लॉ बोर्ड, क्योंकि कंपनीज के थ्रू ये काम होता है तो कंपनी भी इनको रेगुलेट करती है। एक यूटीआई होती है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये सब मिलकर के इसको मॉनिटर करते हैं, आपका पैसा सेफ रखते हैं, आपको बहुत सारी सुविधाएँ प्रदान करते हैं। आपको किसी तरह की समस्या हो रही है तो उसको भी ये दूर करने का काम करते हैं। तो यही था वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।